हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस। तो माइनर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस में आपको कुछ टॉपिक दिया गया है सिलेबस में पढ़ने के लिए, जिसमें से आपका पहला टॉपिक दिया गया है तुलनात्मक राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कुछ अप्रोच के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ना है, यानी पारंपरिक और आधुनिक अप्रोच के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ना है, यानी संविधानवाद के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में हम ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम अगले क्लास में करने वाले हैं। तो आज ये तीनों टॉपिक से सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी क्लास अपलोड किया जाता है तो आप सबको तुरंत क्लास को अटेंड करना है। और अब क्या है कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है और समझते भी चलना है, क्योंकि हम एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं और नीतियों की तुलना की जाती है। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का ऐसा भाग है जिसमें अलग अलग देश की सरकार, संसद और चुनाव प्रणाली और नीतियों को आपस में क्या किया जाता है, तुलना करके इसको पढ़ा जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग देशों में राजनीति किस तरीके से काम करती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है और उनमें क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं। तो इसका क्या कहने का मतलब है? तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति पढ़कर हम ये समझते हैं कि अलग अलग देशों की सरकार कैसे चलती है और उनमें क्या बात एक जैसी है और क्या बात अलग अलग है, यानी हम समानताएं और विभिन्नताएं दोनों चीज़ देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति को पढ़ करके हम ये पता लगाते हैं कि अलग अलग देश की सरकार कैसे चलती है और उनमें क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा गया है सरल शब्द में, जब हम दो या अधिक देशों की राजनीति की तुलना करते हैं तो उसे तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो आपको एक ही शब्द में याद रखना है। कोई भी पूछे कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है तो आपको एक लाइन में याद रख लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि तुलनात्मक राजनीति को हम अगर आसान भाषा में समझे तो जब हम दो या उससे ज़्यादा देशों की राजनीति व्यवस्था को आपस में क्या करते हैं, तुलना करते हैं, आपस में तुलना करके समझते हैं, आपस में तुलना करके इसका अध्ययन करते हैं, तो वही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। क्या करते हैं? हम तुलना करते हैं आपस में, कई देशों की राजनीति व्यवस्था को क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, तुलना करके हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, तुलनात्मक राजनीति। आई होप कि आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत और अमेरिका की शासन प्रणाली की तुलना। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, जैसे कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। तो इन दोनों की जब हम तुलना करके अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का राजनीतिक व्यवस्था कैसा है और अमेरिका का राजनीतिक व्यवस्था कैसे है। तो ये क्या है? ये है तुलनात्मक राजनीति का हिस्सा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ये दोनों की राजनीतिक व्यवस्था का तुलना कर रहे हैं। तुलना करके हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तुलनात्मक राजनीति का ये एक हिस्सा है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ब्रिटेन और फ्रांस की संसद की तुलना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अलग अलग देशों की संसद की संरचना और उसके कार्य को भी आपस में तुलना करके देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन और फ्रांस की संसद कैसे काम करती है और उनमें क्या अंतर है। तो दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। अभी तीसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है, विभिन्न देशों की चुनाव प्रणाली की तुलना करना। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ चुनाव प्रणाली का जो उदाहरण दिया गया है, इसका मतलब है कि अलग अलग देशों में चुनाव कैसे होते हैं,
मतदान कैसे होता है और सरकार कैसे बनती है। तो इन सब की जब हम तुलना करते हैं तो ये क्या है, ये तुलनात्मक राजनीति का एक हिस्सा हो जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति में की जाती है। तो इन सब का तुलना किस में किया जाता है, तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं, पहले शासन प्रणाली का तुलना करते हैं, संसद का भी तुलना देखते हैं और चुनाव प्रणाली कैसा है उस देश का, ये भी हम तुलना करके देखते हैं और समझते हैं कि कैसा शासन व्यवस्था है। तो आगे लिखा गया है, राजनीतिक वैज्ञानिक एरिस्टोटल को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने विभिन्न नगर राज्यों की शासन प्रणाली की तुलना की थी। इसका कहने का मतलब है कि प्राचीन यूनानी के दार्शनिक जिनका नाम है एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले अलग अलग नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद तुलना करते हैं, इसीलिए उन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है। तो आगे लिखा गया है, इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अधिक प्रभावी है और स्थिर है। इस वाक्य का कहने का क्या मतलब है, इस वाक्य का कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो अंतिम लक्ष्य इसका होता है कि यह जानना होता है इसमें कि देश की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, किस देश की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा प्रभावी है और स्थिर है, और उससे दूसरे देश क्या सीख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको एग्जाम में कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के बारे में आपसे पूछा जाए तो इतना भी लिख देंगे ना आप, तो 5-10 नंबर, आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा आपको। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पहला टॉपिक। अभी आपको कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का नेचर भी समझना है। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में भी आपको समझना है। तो इसमें क्या आंसर आपको लिखना है, इसमें आपको लिखना है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है ताकि आपको याद रहे। तो पहला पॉइंट दिया गया है वैज्ञानिक अध्ययन, तो इसके माध्यम से हम सबसे पहले समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन में आपको लिखा गया है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। इसमें तथ्य, आंकड़े और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन का कहने का क्या मतलब है, वैज्ञानिक अध्ययन का कहने का मतलब है, इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति को केवल विचार या अनुमान से नहीं पढ़ा जाता है बल्कि इसे एक वैज्ञानिक तरीके से समझा जाता है। तो इसमें सही जानकारी और प्रमाण के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो आगे जो लिखा गया है इसमें तथ्य, आंकड़े और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग देशों के बारे में डेटा में हम क्या कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए चुनाव का परिणाम कलेक्ट करते हैं, सरकार की नीति और राजनीति भागीदारी, तो ये सब इकट्ठा किए जाते हैं। ये सब से सारा जानकारी इकट्ठा किया जाता है, तो डेटा तैयार किया जाता है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी व्यवस्था बेहतर है। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि वैज्ञानिक तरीके से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसमें डेटा निकाला जाता है और तुलना किया जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। अभी दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका 1 मिनट, तो अब इसका क्या कहने का मतलब है, इसमें लिखा गया है कि इसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रिया की तुलना की जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग देशों की संस्था जैसे कि संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय और चुनाव प्रक्रिया को आपस में तुलना करके देखा जाता है कि वे कैसे काम करते हैं और उनमें क्या अंतर है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है व्यापक अध्ययन। इसमें इसका क्या कहने का मतलब है, तो इसमें लिखा गया है कि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकार या संविधान तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें राजनीति दल, दबाव समूह, चुनाव प्रणाली और राजनीतिक संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। इसका क्या कहने का मतलब है, तो इतना लाइन का कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन केवल सरकार या संविधान तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा भी कई चीज़ों को समझा जाता है। तो आगे जो लिखा गया है इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये जो लिखा गया है इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में यह भी देखा जाता है कि किसी देश में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, दबाव समूह सरकार को कैसे प्रभावित करते हैं और चुनाव कैसे होती है और लोगों की राजनीति सोच कैसी है। तो आगे लिखा गया है, तो आई होप कि ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
चौथा पॉइंट आपको दिया गया है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में आपको लिखा गया है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं है बल्कि वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि आज की जो तुलनात्मक राजनीति केवल किताबों में लिखी सिद्धांतों को ही नहीं पढ़ती है बल्कि वास्तविक राजनीति को भी समझने की कोशिश करती है। तो आज की जो तुलनात्मक राजनीति है वो क्या है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि वास्तविक राजनीति को समझने की कोशिश भी करती है। तो आगे यहाँ पे लिखा गया है बल्कि वास्तविक राजनीति व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह देखा जाता है कि लोग चुनाव में कैसे वोट देते हैं, नेता कैसे निर्णय लेते हैं और सरकार वास्तव में काम कैसे करती है। आई होप कि चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है गतिशील विषय। इसमें लिखा गया है कि राजनीतिक परिस्थिति समय के साथ बदलती रहती है, इसीलिए तुलनात्मक राजनीति भी लगातार विकसित होने वाला विषय है। तो इसका मतलब है कि देश की राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय के साथ साथ सरकार, नीति और राजनीतिक व्यवस्था भी बदलती है। आगे इसका मतलब लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि राजनीति बदलती रहती है इसीलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन भी समय के साथ बदलता है और विकसित होता रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा। तो इसका क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है कि यह विभिन्न देशों की राजनीति को समझने में मदद करती है। इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति पढ़कर हम अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आगे लिखा गया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग को भी समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि जब हम अलग अलग देशों की राजनीति समझ में आती है, जब हमें अलग अलग देशों की राजनीति को समझ में आती है, तब हम यह भी समझ सकते हैं कि वे देश आपस में कैसे संबंध रखते हैं और कैसे सहयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका नेचर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट में आपको दिया गया है तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम देने वाले हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बहुत बड़ा और विस्तृत है। इसमें केवल एक या दो विषय ही नहीं बल्कि राजनीति से जुड़े कई अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा गया है इसके अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि संविधान और शासन व्यवस्था के बारे में आपको सबसे पहला पॉइंट में दिया गया है। इसमें लिखा गया है विभिन्न देशों के संविधान और शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग देशों के संविधान और उनकी सरकार कैसे काम करती है, इसका अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी आगे आपको दिया गया है एग्जाम्पल, भारत का संसदीय शासन। इसका कहने का मतलब है कि भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया है अमेरिका का राष्ट्रपति शासन। इसका कहने का मतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है जिसमें राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है और वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है राजनीतिक संस्थाएं। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि इसमें विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना और कार्यों की तुलना की जाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में यह देखा जाता है कि अलग अलग देश में संसद यानी विधायक, सरकार यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब न्याय कैसे काम करते हैं और उनमें क्या अंतर है। तो इन तीनों में क्या अंतर है और ये कैसे काम करती है ये देखा जाता है तुलना करके। अभी दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरा पॉइंट आपको इसमें दिया गया है राजनीतिक दल और दबाव समूह। तो विभिन्न देशों की राजनीतिक दल और दबाव समूह की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें यह देखा जाता है कि किसी देश में राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं और दबाव समूह जैसे कि श्रमिक संघ, किसान संगठन आदि सरकार के निर्णय को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये देखा जाता है कि ये कैसे काम करती है। अभी चौथा पॉइंट दिया गया है चुनाव प्रणाली। इसका कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न देशों में चुनाव की प्रक्रिया, मतदान प्रणाली और चुनाव आयोग का अध्ययन किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में यह भी पढ़ा जाता है कि अलग अलग देश में चुनाव कैसे कराए जाते हैं,
लोग कैसे वोट देते हैं और चुनाव की निगरानी कौन करता है। तो आई होप कि आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट आपको दिया गया है राजनीतिक संस्कृति से। इसमें लिखा गया है कि यह अध्ययन करता है कि किसी देश के लोगों की राजनीतिक सोच, मूल्य और विश्वास क्या है। इसका कहने का मतलब है कि किसी देश के लोग राजनीति को कैसे देखते हैं, सरकार के बारे में उनकी क्या सोच है और लोकतंत्र के प्रति उनका क्या विश्वास है। तो इन सब का अध्ययन राजनीति संस्कृति में किया जाता है। अभी छठा पॉइंट आपको दिया गया है सार्वजनिक नीति। इसमें लिखा गया है कि सरकार की नीति कैसे बनती है और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति में किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि सरकार जो नीतियां बनाती है, जैसे शिक्षा नीति, आर्थिक नीति या स्वास्थ्य नीति, तो उनका समाज और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, यह भी तुलनात्मक राजनीति में पढ़ा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको 7 नंबर पॉइंट दिया गया है, 1 मिनट, राजनीति विकास और परिवर्तन। तो इसमें लिखा गया है कि विभिन्न देशों में राजनीति परिवर्तन, लोकतंत्र का विकास और राजनीतिक स्थिरता का अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अलग अलग देश में समय के साथ राजनीति कैसे बदलती है, लोकतंत्र कैसे विकसित होता है और सरकार कितनी स्थिर रहती है। तो इन सभी बातों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति में भी किया जाता है। तो जितना भी पॉइंट था पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पॉइंट आपका बच गया है निष्कर्ष। तो अब हम निष्कर्ष समझने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंत में यह कहा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह हमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और उनकी तुलना करने का अवसर देती है। इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अधिक प्रभावी है, स्थिर है और लोकतांत्रिक है। तो इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक ज्ञान को बढ़ाने और बेहतर शासन प्रणाली को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक आपको लिखना था। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले इस टॉपिक से तो आपको आंसर फटाक से लिख देना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की पारंपरिक और आधुनिक पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। अब हम लॉन्ग में देखने वाले हैं आंसर, इस टॉपिक का लॉन्ग में देखने वाले हैं। आपको पारंपरिक और आधुनिक पद्धति को अच्छे से याद रखना है, इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो क्लास अभी आपका चल रहा है माइनर वाला क्लास, तो माइनर में हम जितना भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपका माइनर और मेजर दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो मेजर क्लास में जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपके टॉपिक से, वहाँ से भी जाकर के आपको क्वेश्चन देख लेना है, एक बार आंसर भी देख लेना है, क्योंकि आपका काफ़ी लगभग क्वेश्चन सेम है। इसीलिए आपको मेजर क्लास का भी क्लास अटेंड करना है, सिर्फ माइनर का करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए। तो मेजर क्लास में भी जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको अटेंड करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाएं, प्रक्रिया की तुलना करके उनका विश्लेषण किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति में हम अलग अलग देशों की सरकार, संसद, न्यायालय और राजनीतिक प्रक्रिया को आपस में तुलना करके समझा जाता है कि वे कैसे काम करती हैं। आगे लिखा गया है, समय के साथ विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण विकसित किए हैं। इसका कहने का मतलब है कि समय के साथ राजनीति वैज्ञानिक ने तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीके और विचार विकसित किए हैं। आगे लिखा गया है, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जाता है। तो पहला भाग है पारंपरिक पद्धति, आपको याद रखना है, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा भाग है आधुनिक पद्धति, इंग्लिश में बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। इसके बारे में हम मेजर क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, डिटेल में इस पर क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो आपको वहाँ से जा करके इस पर क्वेश्चन देख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है लॉन्ग में, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन लॉन्ग में, 10 नंबर का आता है। तो इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के तरीके 2 मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला है पारंपरिक तरीका और दूसरा है आधुनिक तरीका। अब आगे लिखा गया है कि इन दोनों पद्धतियों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन को अलग अलग तरीके से समझा गया है। इसका मतलब है कि इन दोनों तरीके से राजनीति को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखना है आपको इसमें
पारंपरिक पद्धति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रारंभिक और पुरानी पद्धति मानी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि पारंपरिक पद्धति सबसे पुराना तरीका है जिसके माध्यम से पहले राजनीति का अध्ययन किया जाता था। आगे लिखा गया, इस पद्धति में मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएं, संविधान और शासन प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति में सरकार की संरचना, संविधान और सरकार की संस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे लिखा गया, इसमें संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं की संरचना और कार्यों का वर्णन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति में यह बताया जाता था कि संसद, सरकार और न्यायालय कैसे बने हैं और वे क्या काम करते हैं। तो इस पद्धति की शुरुआत प्राचीन यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल से मानी जाती है, जिन्होंने विभिन्न नगर राज्यों की शासन प्रणाली की तुलना करके राजनीति का अध्ययन किया था। इसका कहने का मतलब है कि प्राचीन यूनानी के दार्शनिक, जिसका नाम है एरिस्टोटल ने सबसे पहले विभिन्न शासन व्यवस्था की तुलना करके राजनीति का अध्ययन शुरू किया। इसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो उन्होंने अलग अलग नगर राज्यों की सरकारों को देख करके उनकी तुलना की और समझा कि वे कैसे काम करती है। आगे लिखा गया है, पारंपरिक पद्धति में अध्ययन अधिकतर कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति में संविधान, कानून और सरकारी संस्थाओं के आधार पर राजनीति को समझा जाता है। आगे लिखा गया है, इसमें राजनीति, व्यवहार, सामाजिक परिस्थिति और जनता की भूमिका पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति में लोगों के व्यवहार, समाज की स्थिति और जनता की भागीदारी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। आगे लिखा गया है, इसलिए यह पद्धति कुछ हद तक सीमित मानी जाती है क्योंकि इसमें वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति का पूरा अध्ययन नहीं हो पाता था। इसका कहने का मतलब है कि इस पद्धति में कुछ सीमाएं थी और यह राजनीति को पूरे तरीके से नहीं समझ पाता था क्योंकि इस पद्धति में केवल सिद्धांत और संस्थाओं पर ध्यान दिया जाता था, जबकि वास्तविक राजनीति का पूरा अध्ययन नहीं किया जाता था। आगे लिखा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में एक नया परिवर्तन आया जिसे आधुनिक पद्धति कहा जाता है। इसका मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के अध्ययन के तरीके में बड़ा बदलाव आया। इस नए और विकसित तरीके को हम आधुनिक पद्धति कहते हैं। तो आगे लिखा गया, आधुनिक पद्धति में केवल संविधान और संस्थाएं का ही नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवहार, सामाजिक परिस्थिति और राजनीतिक संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक पद्धति में केवल सरकार और संविधान ही नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार, समाज और राजनीतिक सोच का भी अध्ययन किया जाता है। आगे लिखा गया है, इस पद्धति में राजनीति को अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक पद्धति में राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के आधार पर समझा जाता है। आगे लिखा गया है, आधुनिक पद्धति को विकसित करने में गैब्रियल ए आलमंड और डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका कहने का मतलब है कि कई विद्वान ने आधुनिक पद्धति को विकसित किया, जिनमें गैब्रियल ए आलमंड और डेविड ईस्टन का विशेष योगदान रहा है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाएगा। तो इस पद्धति में लोगों के मतदान, व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक दलों की भूमिका और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक पद्धति में यह देखा जाता है कि लोग चुनाव में कैसे वोट देते हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी कैसी है और समाज की आर्थिक स्थिति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। आगे लिखा गया है, इसके साथ ही आधुनिक पद्धति का क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें केवल यूरोप या पश्चिमी देशों की राजनीति ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों की राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आधुनिक पद्धति का अध्ययन बहुत बड़ा और विस्तृत है। आधुनिक पद्धति में दुनिया के लगभग सभी देशों की राजनीति का अध्ययन किया जाता है और तो इस प्रकार पारंपरिक और आधुनिक दोनों पद्धतियाँ तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों पद्धति राजनीति को समझने के लिए जरूरी है। कौन सी पद्धति? तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों अप्रोच काफ़ी इम्पोर्टेंट है राजनीति को
समझने के लिए। आगे लिखा गया है पारंपरिक पद्धति ने राजनीति संस्थाओं के अध्ययन का आधार प्रदान किया, जबकि आधुनिक पद्धति ने राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, व्यापक और व्यवहारिक बना दिया। तो इसका कहने का मतलब है कि पारंपरिक पद्धति ने हमें राजनीति संस्थाओं के बारे में मूल जानकारी दी, और अगर हम बात करें आधुनिक की, तो आधुनिक पद्धति ने राजनीति के अध्ययन को ज़्यादा आधुनिक, वैज्ञानिक और वास्तविक जीवन से जुड़ा बना दिया है। आगे लिखा गया है इसीलिए तुलनात्मक राजनीति के पूर्ण और सही अध्ययन के लिए इन दोनों पद्धति का महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति को पूरी तरह समझने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों पद्धतियों का उपयोग जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं तक लिखना था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से आपको इसको याद रखना है, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको 7 पेज में लिखना होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको दिया गया है क्वेश्चन पूछा गया है संविधानवाद से। ये आपका लास्ट टॉपिक था आज के इस क्लास का। तो संविधानवाद से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देख लीजिए। तो इसके तत्व और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको क्या क्या लिखना है वो भी देख लेना है। तो संविधानवाद का अर्थ ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार की शक्तियाँ संविधान के द्वारा सीमित और नियंत्रित होती है। इसका कहने का मतलब है कि संविधानवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है, उसे संविधान के नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। यानी सरकार अपनी मनमाजी नहीं कर सकती है, संविधान के अनुसार ही काम करना होता है। आगे लिखा गया है इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार मनमानी न करे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। तो इसका मतलब है कि संविधानवाद का उद्देश्य सरकार को निरंकुश बनने से रोकना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। आगे लिखा गया संविधानवाद यह सिद्धांत बताता है कि राज्य की सभी शक्तियां संविधान के अधीन होती है। इसका मतलब है कि देश की सारी सरकारी शक्तियां संविधान के अनुसार ही चलती है और संविधान सबसे ऊपर होता है। अभी हम आगे लिखा गया है सरकार को संविधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार कोई भी निर्णय लेते समय संविधान के नियमों का पालन करे। आगे लिखा गया है दूसरे शब्दों में संविधान का अर्थ है कि शासन व्यवस्था कानून के शासन के आधार पर चले। इसका मतलब है कि देश में कानून का राज होना चाहिए और हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। आगे लिखा गया है सरकार की शक्तियां पर नियंत्रण बना रहे। इसका मतलब है कि सरकार के अधिकार सीमित हो ताकि वो अपने अधिकारों का गलत उपयोग न कर सके। आगे लिखा गया संविधानवाद के अंतर्गत यह माना जाता है कि राज्य की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को अनंत शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनकी शक्तियों पर सीमा होना चाहिए। आगे लिखा गया है यदि सरकार की शक्तियां पर नियंत्रण नहीं होगा तो वह निरंकुश हो सकती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वह तानाशाह बन सकती है। आगे लिखा गया है और जनता के अधिकारों का हनन कर सकती है। इसका मतलब है कि सरकार लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को छीन सकती है। इसीलिए संविधानवाद ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें सरकार की शक्तियां विभाजित और नियंत्रित रहती है। इसका मतलब है कि संविधानवाद सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांटता है और उन पर नियंत्रण रखता है। आगे लिखा गया है तथा नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है संविधानवाद के कारण लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार मिलते हैं। आगे लिखा गया है संविधानवाद के कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व है संविधान की सर्वोच्चता। इसका कहने का मतलब है कि संविधानवाद को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांत और अधिकार भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है संविधान देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च कानून होता है। आगे लिखा गया है इसका अर्थ है कि देश में संविधान सर्वोच्च कानून होता है और सरकार के सभी अंग उसी के अनुसार कार्य करती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सरकार के सभी भाग कौन कौन से भाग हैं, तो 3 भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। आगे लिखा गया है दूसरा तत्व है कि कानून का शासन। इसका कहने का मतलब है कि देश में कानून का राज होना चाहिए। आगे लिखा गया जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक और शासन कानून के
सामने समान होते हैं। इसका मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई बड़ा नेता हो। तीसरा तत्व है कि शक्ति का विभाजन। इसका मतलब है कि सरकार की शक्तियाँ अलग अलग संस्थाओं में बांटी जाती हैं, जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित की जाती है, ताकि किसी एक संस्था के हाथ में अधिक शक्ति न हो। इसका कहने का मतलब है कि कानून बनाने का काम विधायिका करती है, उसे लागू करने का काम कार्यपालिका करती है और न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। इसका मतलब है कि कोई भी संस्था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली न हो जाए, इसीलिए इसको 3 भाग में बांटा गया है, सबको अलग अलग काम सौंपा गया है। तो चौथा तत्व है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिससे न्याय निष्पक्ष होकर संविधान की रक्षा कर सके। तो इसका मतलब है कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के काम कर सके। आगे इसका मतलब है कि न्यायालय सही और निष्पक्ष निर्णय देकर संविधान की सुरक्षा करे। पहली विशेषता यह है कि इसमें सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें लोकतंत्र व्यवस्था को महत्व दिया जाता है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। और चौथी विशेषता यह है कि शासन व्यवस्था कानून और संविधान के अनुसार चलती है। और पांचवी विशेषता यह है कि इसमें सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था होती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और शासन को न्यायपूर्ण तथा उत्तरदायी बनाता है। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में संविधानवाद का बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हम रीड कर चुके हैं। अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या गया है, बोला क्या गया है। आगे लिखा गया है, पांचवा तत्व है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित रहे। संविधानवाद की कुछ प्रमुख विशेषता भी होती है। पहली विशेषता यह है कि सरकार, तो हम बात कर रहे थे पांचवें तत्व की। तो इसका कहने का मतलब है कि संविधान लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों को बोलने, सोचने और जीने की स्वतंत्रता मिलती है। संविधानवाद की कुछ खास बात होती है जो इसे अलग और महत्वपूर्ण बनाती है। सरकार के अधिकार सीमित होते हैं। संविधान लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और इसमें जनता की इच्छा और भागीदारी को महत्व दिया जाता है। लोग चुनाव और राजनीति में भाग लेते हैं। सरकार सभी काम संविधान के नियमों के अनुसार ही करती है और सरकार के अलग अलग अंग एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी संस्था अपनी शक्ति को गलत उपयोग न कर सके। संविधानवाद लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाता है। संविधानवाद सरकार के अधिकारों को सीमित रखता है। संविधानवाद लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और सरकार को जिम्मेदार बनाता है। तो लोकतंत्र देशों में संविधानवाद बहुत जरूरी होती है क्योंकि यह नागरिकों की स्वतंत्रता और अच्छे शासन को सुनिश्चित करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हम आपको समझा चुके हैं, एक एक लाइन बाय करके समझा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को यहीं तक लिखना था। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधानवाद का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये अभी हम तुरंत आपको समझा चुके हैं, इसका महत्व भी समझा चुके हैं और संविधानवाद क्या होता है ये भी हम आपको समझा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे पीछे वाला, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा गया था और ये आपसे पूछा गया है शॉर्ट में। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा गया तो आपको शॉर्ट में लिखना है। तो हम समझा चुके हैं, आपको यहाँ से देख करके लिख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधानवाद के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए, ये भी हो चुका है। तो आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। इसमें भी हम समझा चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी तीसरा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी हम समझा चुके हैं। तो यहाँ तक आपको आंसर लिख लेना है। अभी आगे आपसे पूछा गया है, संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर हम आपको समझाने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी हम आपको एक एक करके समझा देते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, संविधान और संविधानवाद दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान और संविधानवाद दोनों एक ही विषय से संबंधित है, लेकिन दोनों का अर्थ और महत्व अलग अलग होता है। आगे लिखा गया है, संविधान से आशय उन नियमों और कानूनों से है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। यह एक लिखित और अलिखित दस्तावेज हो सकता है जिसमें सरकार की संरचना, शक्ति और नागरिक के अधिकार का वर्णन होता है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान वह नियम और कानून का समूह है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार काम करती है। कुछ देशों में संविधान लिखित रूप में होता है, जैसे कि भारत का संविधान लिखित रूप में है, जबकि कुछ देशों में यह परंपराओं और नियमों के रूप में होता है, जैसे कि ब्रिटेन। संविधान में यह बताया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी, उनकी शक्तियाँ क्या होगी और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। आगे लिखा गया, दूसरी ओर संविधानवाद एक सिद्धांत या विचारधारा है जो बताती है कि सरकार की शक्तियाँ को सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि संविधानवाद कोई दस्तावेज नहीं बल्कि एक विचार या सिद्धांत है। संविधानवाद यह कहता है कि सरकार को अनंत शक्ति नहीं होना चाहिए, सरकार के पास अनंत शक्ति नहीं होना चाहिए और उसकी शक्तियाँ पर नियंत्रित होना चाहिए। आगे लिखा गया है, दूसरे शब्दों में संविधान एक संरचना प्रदान करता है जबकि संविधानवाद उस संरचना के पीछे का सिद्धांत है। इसका कहने का मतलब है कि संविधान सरकार की व्यवस्था और ढांचा तय करता है। संविधानवाद वह विचार है जो बताता है कि सरकार को संविधान के अनुसार सीमित और नियंत्रित रहना चाहिए। आगे लिखा गया है, यदि किसी देश में केवल संविधान ही लेकिन सरकार की शक्तियों पर वास्तविक नियंत्रण न हो, संविधान हो लेकिन सरकार की शक्तियों पर वास्तविक नियंत्रण न हो, तो वह वास्तविक संविधानवाद नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी देश में संविधान तो है लेकिन सरकार उस संविधान का पालन नहीं करती है और अपनी मर्जी से काम करती है, तो वहाँ सच्चा संविधानवाद नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को इतना ही लिखना था। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहना है। तो आपको कमेंट में बताना है कि अगला आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ और टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।